अब दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से की और वक्त की मांग। एसबीआई ने की 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग। सीजीआई ने की सख्त टिप्पणी, ये बेहद गंभीर मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एसबीआई ने 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि सीजीआई ने इसको लेकर एक सख्त टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीजीआई ने सख्त टिप्पणी की, कहा यह बेहद गंभीर मामला है। एसबीआई ने इसे लेकर 30 जून तक समय बढ़ाने की है मांग। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एसबीआई ने 30 जून तक समय मांगने की है। चुनावी बॉन्ड को लेकर एक सुनवाई कोर्ट में हो रही है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सीजीआई ने एक सख्त टिप्पणी दी है। कहा है ये बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजीआई ने इसे लेकर एक सख्त टिप्पणी दी है। कहा है ये बेहद गंभीर मामला है। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने भी समय मांगा है। तारीख के साथ मिलान में भी समय लगेगा। चुनावी बॉन्ड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, चुनावी बॉन्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बता दें चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बड़ी अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसको लेकर के सुनवाई के दौरान ही जिस तरीके से एसबीआई ने अपनी जीरे रखी और एसबीआई ने जो अपनी बातें रखी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखा। और इसी का परिणाम रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पर जो है सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि उन्हें समय की जरूरत क्यों है, जब उनके पास सब कुछ है तो आखिरकार उन्हें देरी क्यों हो रही है। और इसी को लेकर के आज जो एसबीआई ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो याचिका एक खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 मार्च तक वो किसी भी हालत में अपना जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, जो चुनावी बॉन्ड है, उसका ब्यौरा जो है वो उपलब्ध कराए, ताकि इसके बाद जो चुनाव आयोग है इसको लेकर के आगे जो भी कार्रवाई है वो करेगा। चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया है कि जैसे ही एसबीआई जो 12 मार्च तक जो ब्यौरा है वो उपलब्ध कराता है, तो उसके बाद 15 मार्च तक उन्हें अपनी वेबसाइट पर भी जो ब्यौरा है वो अपडेट करना है। तो इस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में एसबीआई को जिस तरीके से फटकार लगाई है, साफ कहा जा सकता है कि जो समय वो एसबीआई जो मांग रहा था उसको साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जी प्रज्ञा, एसबीआई ने बॉन्ड को लेकर 30 जून तक का भी वक्त मांगा है, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बता दें प्रज्ञा, एसबीआई ने जो 30 जून तक का जो समय मांगा था और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट बताया था, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। हालांकि एसबीआई ने कहा कि वो ब्यौरा देने के लिए तैयार है, वो किसी भी तरीके से ब्यौरा देने से पीछे नहीं हटे, लेकिन उन्हें केवल थोड़ा समय चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एसबीआई की उसी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद 12 मार्च तक का जो समय है वो दिया गया है। तो एसबीआई को अपना जो भी ब्यौरा है वो सबमिट कराए, ताकि चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपना ब्यौरा देगा। क्योंकि इससे पहले जो है वो 6 मार्च तक का जो समय है वो दिया गया था, ताकि चुनाव आयोग को अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दे दे, ताकि जो चुनाव आयोग है वो उसको सार्वजनिक कर सके। लेकिन 6 मार्च बीत जाने के बाद भी जब एसबीआई ने अपना कोई भी ब्यौरा जो है वो जमा नहीं कराया था, जिसके बाद समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट बताया था। जी प्रज्ञा। अजीत, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आशंका जताई है कि राजनीतिक दलों की अगर फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है तो कहीं ना कहीं ये रिश्वतखोरी का मामला हो सकता है, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? देखिए मैडम, पूरा का पूरा चुनाव की बॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इसी चीज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जब चुनावी बोर्ड का जो नया जो कानून आया था, जब उसे लाया गया, तो उसका मकसद ही यही था कि किसी तरीके से उसको जो ब्यौरा दे रहे हैं उसको कोशिश की जाए कि उसे ब्यौरा दिखाया जा सके।
क्योंकि जब भी कई बार लोग इस जी। मामले को लेकर के जब आज्ञा लगाते थे तो उन्हें वो ब्यौरा प्रदान नहीं किया जाता था और साफ तौर पर कहा जाता था कि ये ब्यौरा जो है वो उसके अंतर्गत नहीं आता है, जिसका परिणाम था कि काफी लोगों ने लगातार इस मामले को उठाया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इस पूरे के पूरे जो कानून है इसको अवैध करार दिया गया और जो एसबीआई को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसकी जो भी जानकारी है वो चुनाव आयोग को सबमिट कराने की बात कही गई। जी प्रज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधान परिषद चुनाव में सभी प्रत्याशी चुने जाएंगे निर्विरोध, बीजेपी नहीं उतारेगी 10 से ज्यादा कोई भी प्रत्याशी, सपा के ज्यादा प्रत्याशी उतारने की कंडीशन में भी होगा चुनाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में सभी प्रत्याशी चुने जाएंगे, सपा के ज्यादा प्रत्याशी उतारने के कंडीशन में भी होगा चुनाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें कि विधान परिषद चुनाव में सभी प्रत्याशी चुने जाएंगे निर्विरोध। इसमें बीजेपी 10 से ज्यादा प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। लगातार संगठन का सिपाही हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं आया हूँ, कैडर वर्कर हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा, निरंतर पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे लगातार बड़ी भूमिका में रहा, पार्टी ने रखा मुझे। अभी मैं ब्रज क्षेत्र का प्रभारी भी हूँ और पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया सदन में जाने के लिए। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और जो उनका विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं उन सिपाही की भूमिका में विचार को बढ़ाने के लिए, मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो भी प्रचार प्रसार जो भी काम है उसको और तेजी से गति देने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोटे में और सहयोगी दलों के कोटे में 10 सीट आती। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ 10 सीट पर आज नामांकन कराने जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगी दलों के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय आशीष पटेल जी समेत बाकी राष्ट्रीय लोक दल के नेता सभी लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 13 रिक्त स्थानों के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है। एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के साथ और सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे जो 10 प्रत्याशी निर्वाचित होकर विधान परिषद में जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसे पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 10 हमारे साथी जो है आज नॉमिनेशन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे तो तय है ही। नॉमिनेशन के बाद कुछ कहेंगे। लखनऊ के थाना बाजार खाला के बाहर पत्रकारों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि एसआई शैलेश तिवारी के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि एसआई ने वरिष्ठ पत्रकार का कॉलर पकड़ा था और खींचते हुए थाने के अंदर ले गए थे, जिसके बाद से पत्रकारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही शैलेश तिवारी को सस्पेंड करने की भी मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा और क्या उच्च अधिकारी एसआई के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। हमीरपुर में सदर मुख्यालय के यमुना पुल से एक मामला सामने आया है, जहां भीषण जाम से मासूम की जान चली गई है। बता दें कि NH 34 में 24 घंटे से जाम लगा हुआ था, तो वहीं एक कपल अपने नवजात बच्चे को इलाज के लिए हमीरपुर लेकर आ रहे थे, लेकिन बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय पुलिस ने जाम को रोककर दंपति को रवाना कर दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के रघुवीर नगर में पुलिस पर हमला। आदिल के नाम के व्यक्ति ने किया पुलिस पर हमला। आदिल को पकड़ने आई थी पुलिस वालों को हमला कर घायल करने की कोशिश।
दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि पुलिस वालों को हमला कर घायल कर दिया गया है। दिल्ली के रघुवीर नगर में पुलिस पर हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि आदिल नाम के व्यक्ति ने पुलिस पर हमला किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आदिल नाम को पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। लखनऊ के हुसैनाबाद में क्षेत्र में बच्चों के क्रिकेट मैच को लेकर बवाल मच गया है, जिसके बाद आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट भी की। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर दबंगों के साथ साठगांठ का भी आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की है। बच्चों के क्रिकेट मैच को लेकर बवाल मच गया है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रायबरेली में पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। रायबरेली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जिले में गश्त कर रही है। माइक से अनाउंस भी करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस क्षेत्र के लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का भी अपील किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा पर बेखौफ दिन दहाड़े चावल और चीनी की तस्करी हो रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिद्धार्थनगर के थाना कपिल वस्तु बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि साइकिल और बाइक पर चावल की बोरियों को रखकर बॉर्डर पार कराया जा रहा है। वहीं भारत नेपाल की सीमा पर आए दिन तस्करी के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। सिद्धार्थनगर में चावल और चीनी की हो रही है तस्करी। आपको बता दें कि भारत नेपाल की सीमा पर तस्करी का मामला सामने आया है, जहां बाइक से और चोरी की जा रही है तस्करी। सोशल मीडिया पर यह तस्करी का वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। मुरादाबाद एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा ने बीजेपी पर मुरादाबाद एयरपोर्ट के कार्यक्रम को बीजेपी का निजी कार्यक्रम बनाने का आरोप लगाया है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में सपा से कुंदरकी के विधायक जिया उर रहमान वर्क और मुरादाबाद जिले के समाजवादी पार्टी के सांसद को आमंत्रित नहीं किया गया था। हमने पार्लियामेंट के अंदर 3 बार डिमांड करी। हमारी डिमांड के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस एयरपोर्ट को 23 करोड़ रुपया अलॉट करा और मुझसे उनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट में उन्होंने दिया कि हम जल्द से जल्द इसका उद्घाटन कर देंगे। मुझे ना बुलाया जाए या समाजवादी वालों को ना बुलाया गया हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा काम शहर के लिए हुआ है, शहर को इससे सहूलतें मिलेंगी, यहाँ के कारोबार के ऊपर भी असर पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स को भी सहूलतें मिलेंगी। जिस तरह से हर चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है, उस तरह से आज एयरपोर्ट का भी हो गया। एयरपोर्ट ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जनपद मुरादाबाद में एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रस्तावित था और आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। एयरपोर्ट के उद्घाटन का जो कार्यक्रम था वो पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम था और समाजवादियों ने हमेशा एयरपोर्ट की मुरादाबाद के लिए मांग की थी और एयरपोर्ट की शुरुआत भी समाजवादियों की मांग के बाद ही हुई थी। आज का जो कार्यक्रम था उद्घाटन का वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारी कार्यक्रम को आज पूर्णतः राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया और सीधे ये कहा जाए कि आज का जो वो सरकारी कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम बनकर के रह गया था। आपने देखा होगा, ये मेरे पास कार्ड रखा हुआ है,
पहले जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ये निमंत्रण का कार्ड छपा था, इस पर कुछ लोगों के नाम थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐतराज जताया गया और डीएम साहब पर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने के बाद उसमें कई और नाम शामिल हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि जो एयरपोर्ट है वो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मुंडा पांडे में बना है। शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां लोक निर्माण विभाग में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित ने पीडब्ल्यूडी में फर्जी दस्तावेजों को लगाकर नौकरी करने का आरोप लगाया है। साथ ही कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी मिल रही थी, जिसको लेकर युवक ने डीएम से मुलाकात की और फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वालों और इस पर फर्जी बाड़े में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। आरएसएस-पी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेशक सपा का साथ छोड़ दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन से आज भी जुड़े हुए हैं। दरअसल लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन इस समय देश की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहता है, ये गठबंधन के साथियों को तय करना होगा। हमारा मकसद भाजपा हटाओ देश बचाओ है। इसलिए इंडिया गठबंधन को हमने समर्थन देने की बात राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही किया था। आज भी उस पर मैं कायम हूं। अब इंडिया अलायंस किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहती है, इसको गठबंधन के साथियों को तय करना है। इस क्रम में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी से मेरी औपचारिक वार्ता भी हुई है। सकारात्मक परिवेश में वार्ता हुई है। हम समझते हैं कि आज विपक्षी एकता इंडिया अलायंस के रूप में सशक्त बनकर के आएगी, जो न केवल भाजपा के पाप का भाड़ा फोड़ेगी, बल्कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने में भी कामयाब होगी। इंडिया अलायंस। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का परिवारवादी मिलन बीजेपी के राष्ट्रवादी मिलन का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में मोदी लहर चल रही है। लोकसभा चुनाव जाति धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि चौमुखी विकास के आधार पर लड़ा जाएगा। आयुष्मान कार्ड से करोड़ों को इलाज मिल रहा है, वहीं करोड़ों को शौचालयों के निर्माण से भी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। खबर महोबा से है, जहां शराब छुड़वाने की दवा पीने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि वैद्य ने शराब छुड़ाने की दवा दी थी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। तभी मृतक के परिजनों से वैद्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार से पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई में भी जुट चुकी है। देवेंद्र, और ये वैद्य पटवाड़ी का ही कोई वैद्य था, वहाँ पे दारू छुड़ाने की के चक्कर में यहाँ पे गए थे और उसने कुछ पिलाया उसको, तो तभी उसको बेचैनी सी हुई तो उसको लिटाने को कह दिया और घर ले जाने को कह दिया कि 2-3 घंटे लिटाया रहो, सही हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसे ज़्यादा उल्टियाँ हो गई और हालत बिगड़ गई, तो फिर उसने यहाँ के लिए रेफर कर दिया।
लेकिन जब यहाँ पे आए तो ब्रॉड डेड कंडीशन में आए थे। ये एक दूसरा घटना आई है, सेम उससे पहले आया है। इसको भी शराब की लत थी। मृतक का नाम था रोहित और चूंकि ये पास में बुडेरे आया था अपनी शादी के सिलसिले में, तो इसको भी कोई ऐसी दवाई पिलाई गई वैद्य के पास में, तो ये भी ब्रॉड डेड आया यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।